गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं +1 का नेक्स्ट चैप्टर। हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। +1 सीबीएसई और आरबीएसई सेम है। +1 में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स टॉपिक हमने लिया है आज के लिए। क्या है फोटोसिंथेसिस को हम देख लें। इट इज अ साइकोकेमिकल प्रोसेस बाय विच green plants use It is a psychochemical process by which green plants use light energy to synthesize organic compounds. Organic compounds को synthesize करने के लिए light energy यूज की जाती है। कौन यूज करता है वो light energy? green plants यूज करते हैं। ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जो फिजिकल केमिकल प्रोसेस है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं? इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर जो जीवन है उसके उत्थान का या उसके वहाँ उपस्थित होने का जो मूल मंत्र है या मूल जो प्रक्रिया है, मूल प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है। ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड ऑन सनलाइट। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं या वनस्पति है, वे सब जो हैं कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों पर, सूर्य से मिलने वाले सूर्य ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें ऊर्जा मिल रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का? इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। जो प्राथमिक स्रोत है खाद्य सामग्री का जो पृथ्वी पर मिलता है। हम सबसे पहले जो खाद्य अपने लिए चीजें जो लेते हैं खाने पीने की, वो प्राइमरी जो प्रमुख सोर्स है, स्रोत है, वो पौधे ही हैं। इट रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया उसमें होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें होती है, तो ये प्लांट जो है, इन प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। इस पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव हो पा रहा है, क्योंकि पौधे जो हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। किस में? जब वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो वहां ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। वही ऑक्सीजन हमारे काम का है, जिसकी वजह से हम श्वास ले पा रहे हैं। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताई गई है यहाँ पर। क्या है प्रकाश संश्लेषण? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और एटीपी और NADPH2 बनाया जा रहा है। लाइट क्या काम करती है? लाइट ऑक्सीडेशन करवाने का काम कर रही है। ठीक है। तो एटीपी और NADPH2 बनाया जाता है यहाँ पे। प्रोसेस कैसा है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जितने भी प्रेजेंट हैं उनको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है, ये प्रोसेस है। इसमें सूर्य किरणें, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल हुआ है। इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है ये, जिसके रिडक्शन से क्या बन रहा है? C6H12O6। रिडक्शन होता क्या है? एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। एनाबॉलिक एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनाबॉलिक एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स को बनाने में काम आते हैं, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आएंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होगी। ये देखिए, कार्बन क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यहाँ पर वाटर वेपर्स भी आएंगे, कुछ प्रेजेंट होंगे वाटर वेपर, सनलाइट है ही, प्लस क्लोरोफिल उपस्थित है यहाँ पर। तो ये आपकी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रहेगी। इसको और डिटेल में भी बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया गया आपके टेक्स्ट बुक में, जिसमें वेरीगेटेड लीफ लिया गया। वेरीगेटेड लीफ ऐसा लीफ है जिसमें जगह जगह अलग कलरफुल पैचेस बने रहते हैं। कलरफुल मीन्स कई बार डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के पैचेस मिलेंगे आपको, हो सकता है कुछ येलो पैचेस भी मिले। तो एक ग्रीन पार्ट है और एक नॉन ग्रीन पार्ट है। नॉन ग्रीन मीन्स ये कोई भी कलर का हो सकता है वेरीगेटेड लीफ में। डार्क रूम में इसे रखना है। डार्क रूम में रखने के बाद हम थोड़ी देर उसको सनलाइट में रखेंगे। यहाँ जब हमने लीफ लिया था फ्रेश पौधे में से, तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था और लाइट भी प्रेजेंट, लाइट उसको मिल रहा था प्रॉपर। डार्क रूम में रखा तो उसको ना तो लाइट नहीं मिली यहाँ पर। ठीक है। सनलाइट जो है यहाँ पर पॉसिबली डार्क रूम में जब रखने के बाद वापस सनलाइट में रखा, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर पैचेस बने हुए थे वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आया। क्यों आया? क्योंकि जब हमने इसके ऊपर स्टार्च का आयोडीन टेस्ट किया तो हमें पता चला जहाँ पे ग्रीन कलर के पार्ट थे वहां पर ब्लू ब्लैक कलर प्रेजेंट है, बाकी जो नॉन ग्रीन पार्ट था वहां पर नेगेटिव रिजल्ट दिखाया।
हमने पहले इसको बॉइल्ड इथेनॉल में रखा, उसके बाद इसका जो है स्टार्च आयोडीन का टेस्ट किया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम लोग जो एक लीफ ले रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लीफ है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। हमने क्या किया, एक बॉटल ली, बॉटल में जो है इस लीफ का कुछ पार्ट डाला और इस बॉटल में KOH सॉल्यूशन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट सभी इसको मिल रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट जार है। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है लीफ में से, ये एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, KOH एब्जॉर्ब करेगा। वाटर, सनलाइट जो है, क्लोरोफिल, ये एज इट इज नीचे की तरफ होगा। तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में हम लोग। इसमें स्टार्च आयोडीन टेस्ट जब हम देंगे तो हाफ लीफ जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगी और हाफ जो है नेगेटिव देगी, क्योंकि नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है इसमें इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है तो स्टार्च नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये नेगेटिव टेस्ट देगा। यहाँ सब इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इसको, और यहाँ पर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है जो कि KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया है, CO2। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस किए साइंटिस्ट के, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के या प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में वर्क किया, उनकी साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस किए हैं यहाँ पर। तो एक एक करके हम बात करेंगे। TW एंगलमैन 1843-1909, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, यूज प्रिज्म टू स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। सबसे पहले जो आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते प्रिज्म, वो प्रिज्म जो है यूज करके व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया। पर इन्होंने स्टडी किया विबग्योर को। ठीक है, हम कह सकते हैं कि विबग्योर के बारे में पता किया। नेक्स्ट, इल्यूमिनेटेड क्लैडोफोरा प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन। इन्होंने क्या किया, क्लैडोफोरा जो इल्यूमिनेटेड था उसको एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन में रखा। ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया कैन एक्यूमुलेट इन रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। जहां पे वो प्रिज्म का स्पेक्ट्रम ब्रेक डाउन हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था, वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है क्लैडोफोरा वो रेड और ब्लू लाइट के स्पेक्ट्रम में ही इकट्ठा हो रहा है। दैट रिजेंबल्स स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B। ये बताता है कि जो बैक्टीरिया रेड और ब्लू में जोन में इकट्ठा हो रहा है, विबग्योर के ब्लू और रेड जोन में इकट्ठा हो रहा है बैक्टीरिया क्लैडोफोरा, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा कंटेंट किसका है, क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B का। ठीक है, यहां पर देखिए ये रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें हम लोग मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की बात करें, जिसने बताया कि शोज दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमने डिस्कस किया है कि CO2 को वहां पे KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया था। दैट मीन्स मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2O की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कॉर्नेलियस वॉन नेल ने बताया था। इन्होंने क्या बताया था वो देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। तो 1897 और 1985 में इन्होंने ये सब काम किया है। माइलस्टोन कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। स्टडीड ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने सारी स्टडीज अपनी पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर की हैं। फोटोसिंथेसिस जो है इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट के ऊपर डिपेंड है, और इसमें हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ से आता है, फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजर कंपाउंड, और रिड्यूस करता है इसको CO2 को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो इन्होंने यही चीज बताया कि 2H2A, अभी नहीं पता था कि यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कंपाउंड है वाटर का, H2 के साथ कुछ कंपाउंड है जो CO2 के साथ रिएक्ट करके 2A प्लस CH2O प्लस H2O, ये रिएक्शन इन्होंने दी थी। उसके बाद ब्लैकमैन्स और हैच एंड स्लैक ने काम किया था। ब्लैकमैन्स ने 1905 में बताया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन कोई कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट जो है खत्म हो जाए तो वहां पर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। हैच एंड स्लैक में क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसे की जाती है उसके बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैन इंगेनहाउस की
1730 और 1799 में वर्क किया था इन्होंने। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इन्होंने सनलाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के बारे में बात ये कर चुके हैं TW एंगलमैन। अब ये सनलाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑब्जर्व दैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स, कुछ स्मॉल बबल्स जो हैं ब्राइट सनलाइट में निकले थे। किस में से? जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, वहां पर इन्होंने क्या किया, वाटर सिस्टम में स्टडी किया, जहां जहां ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट हैं वहां पर स्मॉल बबल्स निकल रहे हैं। वो बबल्स क्या रिजेंबल कर रहे हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस वहां से जो पास आउट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के बारे में ही बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जोसेफ प्रेस्टली ने बताई थी 1733 और 1804 में। In 1770 performed a series of experiments revealed the essential role of air in growth of green plants। इन्होंने बताया था कि एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। हवा किस लिए जरूरी है पौधों में, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। डिस्कवर किया था ऑक्सीजन इन 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी। और क्या हाइपोथेसिस बताई थी? हाइपोथेसिस क्या थी? प्लांट्स रिस्टोर टू एयर whatever breathing animals and burning candle remove। ब्रीथिंग बर्निंग कैंडल और एनिमल्स वाला जो है, एनिमल्स अगर ब्रीथिंग करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ऐसी बर्निंग कैंडल क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज कर रही है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कहाँ हो रही है, वो यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इन रिजल्ट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जूलियस वॉन सैक्स ने। इन्होंने एविडेंस दिया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रोथ। ग्लूकोज की प्रोडक्शन का एविडेंस दिया था कि ग्लूकोज वाकई में पौधों में प्रोड्यूस हो रहा है जब प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है। शो दैट ग्रीन क्लोरोफिल सब्सटेंस इन प्लांट लोकेटेड इन ग्रीन स्पेशल बॉडीज क्लोरोप्लास्ट विद इन सेल। क्या बताया कि ग्रीन जो क्लोरोफिल सब्सटेंस है वो कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज में प्रेजेंट होता है विद इन द सेल। उस स्पेशलाइज्ड बॉडी को क्या कह रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट मेल्विन कैल्विन की बात करें। मेल्विन कैल्विन ने बताया था यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। एल्गल फोटोसिंथेसिस में C14 का इस्तेमाल किया था। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट जो बना था वो इन्होंने बताया था मेल्विन कैल्विन ने कि वो 3 कार्बन कंपाउंड है जिसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह रहे हैं। तो ये सारे आपके पास जो है साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमने यहाँ डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लें अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब भी हाई लाइट इंटेंसिटी आएगी सनलाइट की तो क्या होगा, जो क्लोरोफिल है लीफ में प्रेजेंट उसकी अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू द लेटरल वॉल के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मेसोफिल सेल्स दिखा रहे हैं। मेसोफिल सेल्स में जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। लो इंटेंसिटी आएगी लाइट की तो क्या होगा, दैट विल अरेंज परपेंडिकुलर टू द लेटरल वॉल के परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएंगे। पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। पिगमेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और उनका काम क्या है, पहले ही जो सनलाइट आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, उन्हें अवशोषित करना। और अवशोषित वो किस पे कर रहे हैं, कुछ निर्धारित वेवलेंथ है उस पर वो उसको अवशोषित कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये शोज द फॉलोइंग लीफ पिगमेंट्स। क्रोमेटोग्राफी में कुछ लीफ पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन होती है इन क्रोमेटोग्राम। ये जो क्रोमेटोग्राफी में एक स्ट्रिप लगी मिलेगी आपको क्रोमेटोग्राम, उसमें कहीं पे भी आपको क्लोरोफिल ए मिले तो आप उसको पहचानेंगे ऐसे ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल बी कैसा होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है। ज़ेंथोफिल येलो कलर की होंगे, कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज कलर की होंगे। क्लोरोफिल ए को छोड़कर जो क्लोरोफिल बी है, ज़ेंथोफिल्स है, कैरोटिनॉइड्स है, इन सबको एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कह रहे हैं। ये देखिए फिगर में मैंने आपको बताया कि बी ब्लू और ग्रीन के बीच में क्लोरोफिल ए है, जी और वाई के बीच में क्लोरोफिल बी है, वाई अकेला दिखाई देता तो ज़ेंथोफिल है, येलो और ऑरेंज के बीच में आ रहा है तो कैरोटिनॉइड्स हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं याद करने की।
नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स के क्या क्या फंक्शन है यहाँ पर वो देख लेते हैं हम लोग। दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, हम लोग क्लोरोफिल बी की बात कर रहे हैं, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट वेवलेंथ पर होती है एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। इनको एसेसरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्लोरोफिल ए को देंगे, इसीलिए डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है इनकी जिसपे ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और बाद में जो एनर्जी है ट्रांसफर करेंगे टू द क्लोरोफिल ए। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन दैट मीन्स बहुत ज्यादा लाइट अगर हाई इंटेंसिटी की क्लोरोफिल ए पर आएगी तो हो सकता है क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, इसलिए उसको बचाने के लिए भी एसेसरी पिगमेंट्स का काम आता है। ये फंक्शन है एसेसरी पिगमेंट्स, वो है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। देखिए द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा कॉइंसाइड। हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा एक ही हो। अगर वो एक होते हैं इसका मतलब वो क्या बता रहे हैं, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम एट द ब्लू और रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर वो एक ही हो रहे हैं तो वो सिर्फ ब्लू और रेड रीजन पर होंगे जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ज्यादा होगी। द ग्राफ्स ऑल्सो शो दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए वो एसोसिएट है ग्रीन फोटोसिंथेसिस के साथ। यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में है और एक्शन स्पेक्ट्रा किसमें रेड और ब्लू में है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ब्लू और रेड है, एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो रेड और ब्लू हो जाएगा और यहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देख लें क्या है ये। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लाइट रिएक्शंस जो हैं वो इंक्लूड करती हैं लाइट अब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाने का काम करती है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक काम क्या है, फर्स्ट है लाइट एब्जॉर्प्शन। इसमें कौन कौन से सब स्टेप्स इंक्लूडेड है, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच। एनएडीपीएच कोई आपसे पूछे तो ये हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लें हम लोग। When PS second absorbs red light of 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। सबसे पहले 680 नैनोमीटर पर वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब कौन करेगा, PS सेकंड करेगा और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे। ट्रांसफर किस पे होंगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर होंगे। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासेस देम टू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक चेन है इलेक्ट्रॉन्स की, उस पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास ऑन करेगा, कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स की बनी हुई वो चेन होगी। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल। डाउनहिल मीन सबसे पहले एक्साइट हुए थे, एक्साइट होके वो हाईएस्ट पोजीशन पे चले गए, उसके बाद डाउन 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 आ रहे हैं, तो ये डाउनहिल रिएक्शन है एक तरह की। इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, एनर्जी धीरे धीरे लूज करते जाएंगे, एनर्जी लूज हो रही है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अभी इसका चार्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे एनर्जी ट्रांसफर होंगी। ये देखिए द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट्स ऑफ PS1। PS सेकेंड से तो जो है PS सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा, लाइट एनर्जी मॉलिक्यूल्स आएंगे। यहाँ देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, अनायंस हैं, ठीक है। PS सेकेंड जो है लाइट एनर्जी लेगा यहाँ से और इलेक्ट्रॉन जो है हाइक पर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं और एक एक करके वो इलेक्ट्रॉन क्या है, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ प्लास्टोक्विनोन जो है Z स्कीम मॉलिक्यूल से यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देगा। यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे है, वाटर यहाँ से पास ऑन होके हाफ ऑक्सीजन प्लस 2H पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाटर यहाँ स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ एनर्जी मॉलिक्यूल्स आएंगे तो क्या होगा, जो हाइपर एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, सुपर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको दिखाया है, वहां से एनर्जी रिलीज होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव में। जब ये हाइक पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस से ये सुपर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। ये फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इनका टारगेट था PS1 तक पहुंचने का। द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट्स ऑफ PS1। PS1 में जाने के बाद क्या करेंगे, PS1 के बाद ये स्ट्रोमा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हुए फेरोडॉक्सिन बनाएंगे और यहीं पे स्ट्रोमा में ATP और NADPH2 बनेंगे।
फेरेडॉक्सिन से ये FNR में जाएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपके ये सेंटर है साइटोक्रोम वाला, इस पर क्या फंक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर 2 NADP पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 2H पॉजिटिव लेकर 2 NADPH प्लस H पॉजिटिव आइंस बना रही है यहाँ पर। तो ये भी एक रिएक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखिए कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। पीटर मिशेल ने दी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन भी इसको कहा जा सकता है। पीटर मिशेल ने दी है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको सब नेम दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट हमने थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ली है, क्लोरोप्लास्ट की बाहर की तरफ क्या रिएक्शंस हो रही हैं, NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है NADPH प्लस H पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये NADP पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H पॉजिटिव। ये कहाँ बना था हमारा, यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ कहीं इसकी फॉर्मेशन हो रही है, NADP पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस और 2 NADPH बन रहे हैं। तो यही चीज हमने यहाँ दिखाई है कि एक NADPH प्लस H पॉजिटिव इधर जाएगा और एक NADPH प्लस H पॉजिटिव यहाँ आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी, एक मेम्ब्रेन की, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है हमारे पास। ठीक है, एक प्रोटॉन पंप जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर। प्रोटॉन पंप कुछ इस तरीके से होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप। ठीक है, फिर इसके बाद एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी कह रहे हैं, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है, बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इस एरिया में ज्यादा मिलेगी। तो ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ATP सिंथेज क्या है, CF0 CF1 ऑक्सीसोम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी रिएक्शंस हैं, कहाँ रिएक्शंस हो रही हैं, PS फर्स्ट PS सेकेंड यहाँ पर है, ग्रेना स्ट्रोमा लेमेले PS फर्स्ट यहाँ पर भी मिलेंगे। नॉन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यही होंगी रिएक्शन, जिससे कि ATP और NADPH2 बनेगा। और यहाँ पर जब स्ट्रोमा लेमेले की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ओनली साइक्लिक रिएक्शंस होंगी, नॉन साइक्लिक नहीं हो रही है, ओनली साइक्लिक रिएक्शन है जिससे कि ATP फॉर्मेशन हो रही है। ग्रैनम और थैलेकॉइड्स बताए गए हैं, ग्रैना बताए गए हैं आपको, ग्रैनम थैलेकॉइड, सिंगल स्ट्रक्चर जो ग्रैनम या थैलेकॉइड और कंप्लीट जो बंडल है उसको ग्रैना कह रहे हैं। ठीक है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टोमा है बाहर की तरफ और ग्रैना जो है सिंगल हमने यहाँ दिखाया है, ग्रैनम थैलेकॉइड जो है। PS सेकेंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 680 वाला। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सनलाइट की एनर्जी आएगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ECG या प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से भी हम इसको कह सकते हैं कि एक बार अप जाएगा, और अप जाने की वजह से क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फियोफाइटिन के पास आएंगे, PS यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड फोटो सिस्टम है वहां पर जाएगा, और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड फोटो सिस्टम में हाइड्रोजन आयंस आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक जाएंगे। यहाँ पे B6 में फिर ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर रिलीज करेंगे। ठीक है, साइटोक्रोम B6 यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को किसके पास जा रहा है, साइटोक्रोम F के पास जा रहा है। F के पास आने के बाद यहाँ ल्यूमेन में क्या होगा, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो pH है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। यहाँ पर pH ड्रॉप डाउन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ये फर्स्ट है 700, ठीक है, यहाँ पर क्या है FT फेरेडॉक्सिन से FNR और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं ये यहाँ पर 2 NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट करें 2 NADPH प्लस H पॉजिटिव में, और यहाँ फिर आउटर साइड में जो स्टोमा में है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखिए बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयंस जो है यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ pH डाउन है और ल्यूमेन में pH डाउन है, तो सेंटर में आपके पास pH कैसा होगा। ठीक है, अब ये जो अंदर pH बहुत कम है, एसिडिक pH है, यहाँ से H पॉजिटिव आयंस जो है F0 F1 पार्टिकल ATP सिंथेसिस वाले पार्टिकल्स यहाँ से पिक करेंगे, F0 पोर्शन पिक करेगा, F0 पोर्शन पिक करने के बाद यहाँ पर H पॉजिटिव आयन स्ट्रोमा में रिलीज किए जाएंगे और F1 रिलीज हो जाएगा। यहाँ से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP बना लेंगे यहाँ पर, और एनर्जी सिंथेसाइज हो जाएगी।
तो ये कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी है। नेक्स्ट देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम लोग वही एनर्जी सेंटर हमारा P700 है, फोटो यहाँ पर P700 रहेगा, ठीक है। इनिशियली हम PS सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे PS फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। क्लोरोफिल ए, यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल्स आएंगे ग्रेना स्ट्रोमा लैमेला से एनर्जी लेकर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फेराडॉक्सिन के पास जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद जाएंगे प्लास्टोक्विनॉन में जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। वहां से फिर साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे और साइटोक्रोम F के पास जाएंगे और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए वापस PS फर्स्ट में आ जाएंगे। जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं वापस पहुंच रहे हैं। और आयरन सल्फेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो PS फर्स्ट और फेराडॉक्सिन के बीच में रेगुलेट करेगा। टोटल जो इसमें 2 ATPs फ्रॉम 1 साइकिल, एक साइकिल में 2 ATP फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो 6 अगर साइकिल होंगे तो कितने होंगे, 12 ATP प्रोड्यूस होंगे। 6 साइकिल हमने क्यों लिया, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा तो C6H12 लिखते हैं, तो C कितने आएंगे, 6 हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमें देखना है कि यहाँ पर एक साइकिल में 2 ATP है, तो अगर 6 साइकिल हमें चलाने पड़ गए तो 12 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक ATP में क्या है, फॉस्फोराइलेशन होगा तो फर्स्ट थर्ड अल्फा बीटा गामा, गामा वाला फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा। ये 3 आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, ATP में क्या होगा इसको आप पता करके आएंगे। ये ATP में फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, ATP का अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट देखिए फोटोसिंथेसिस में हम बात करें फोटोकेमिकल रिएक्शन की। लाइट एनर्जी ऑक्सीडेशन कर रही है, केमिकल एनर्जी, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो केमिकल एनर्जी फॉर्मेशन करके बन रहा है। लाइट एनर्जी यूज होगी, किसी प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन करेगी, केमिकल एनर्जी से वापस जो है वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो लाइट रिएक्शन का यूज क्या है, वो इस केमिकल एनर्जी के प्रोडक्ट्स को क्या यूज कर रही है, ATP NADPH प्लस H पॉजिटिव बनाने का काम कर रही है, ठीक है। और डार्क रिएक्शंस जो डायरेक्टली जो है लाइट रिएक्शंस को कुछ नहीं देख कर पा रही है। डार्क रिएक्शंस का काम जो ब्लैकमैन साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने बताया, बायोकेमिकल और बायोसिंथेटिक रिएक्शंस का काम करती है वो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली वर्क करेगा, किसमें, रिडक्शन में वर्क करेगा और C6H12O6 बनाने के काम आएगा। जितनी भी आपके पास लाइट एनर्जी वाली रिएक्शंस है वो ग्रेना और स्टोमा लैमेला में होंगी, और डार्क रिएक्शन सारी की सारी स्टोमा में होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए C3 पाथवे कैल्विन साइकिल। ये ज्यादातर किस में होता है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा, C3 और C4 पाथवे, ठीक है। इट हैज 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो हम लोग अलग अलग स्टेजेस की बात करेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो हम लोग पहले RuBP से स्टार्ट करेंगे। RuBP 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से लेगा, जिससे कि कार्बोक्सिलेशन होगा। दैट मीन्स 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में बन जाएगा, और वो भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। दैट मीन्स एक कार्बन ऐड हुआ है, ठीक है, 6 कार्बन हो गए इन टोटल। अब ये जो 3 PGA है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये क्या करता है, 2 ATP प्लस 2 NADPH लेगा एटमॉस्फेयर से, सॉरी ये जहां स्टोमा में प्रेजेंट है उस स्टोमा से लेगा 2 ATP प्लस 2 NADPH, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने से क्या होगा, ट्राईफॉस्फेट प्रोड्यूस होगा, और रिलीज क्या कर रहा है, बाय प्रोडक्ट्स में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NADP पॉजिटिव। ट्राईफॉस्फेट आगे किस काम आते हैं, सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्मेशन में काम आते हैं, ठीक है। ट्राईफॉस्फेट से वापस रीजनरेशन का जो स्टेप होगा, रीजनरेशन में क्या होगा, एक ATP मॉलिक्यूल यूज अप होगा और ADP का फॉर्मेशन होगा, और रीजनरेशन में वापस ही RuBP बना लेगा। तो ये आपका C3 पाथवे कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। RuBP की कार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं। राइबोलोज बाइफॉस्फेट एक 5 कार्बन कीटोज शुगर है, इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जो कि C3 साइकिल में हमने देखा कि वो प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के। इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय RuBP to 2 molecules of 3 PGA in presence of the enzyme RuBP carboxylase। तो RuBP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में RuBP जो है कंबाइन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA रिलीज कर रहा है। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन
activity, it is called RUBP carboxylase oxygenase. RUBP जो कार्बोक्सिलेज यहाँ यूज हुआ है, लेकिन RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस इसके पास ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी भी है, इसलिए इसको रुबिस्को भी कह रहे हैं. What does go in and come out of the Calvin cycle? Calvin cycle में क्या अंदर गया और क्या बाहर आया? इन गया 6 का, अगर हम 6 मॉलिक्यूल्स लेकर चले 1 ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 18 ATP, 12 NADPH, 18 ATP 12 NADPH इन गए हैं, और 1 ग्लूकोज 18 ADP 12 NADP बाहर आए. C4 साइकिल की हम बात कर लें कि C4 साइकिल में क्या है. हम सबसे ऊपर ले रहे हैं मेसोफिल सेल्स, और यहाँ पर नीचे की तरफ बंडल शीट सेल, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है. एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है. एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किए जाएंगे बाइकार्बोनेट आयन से, और PEP पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये पेप क्या काम करेगा? ये पेप बाइकार्बोनेट से कंबाइन करके फिक्सेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पर C4 एसिड की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको ऑक्सैलिक एसिड भी कह रहे हैं. ट्रांसपोर्ट होगा टू द बंडल शीट सेल, यहाँ पर C4 एसिड इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे ताकि CO2 रिलीज हो जाए, और ये वापस CO2 कहाँ जाएगा? कैल्विन साइकिल में. C3 एसिड बचा यहाँ पर सिर्फ. C3 एसिड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट होके वापस से जो है मेसोफिल सेल में जाएगा. मेसोफिल सेल में जाके रीजनरेशन करके वापस से पेप की फॉर्मेशन कर देगा. तो ये आपका C4 पाथवे है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? C4 साइकिल. C4 साइकिल में C4 जो है प्लांट्स, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, जिसको कह रहे हैं क्रैंस एनाटॉमी. क्रैंस एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, जो कि मोस्टली जो है मोनोकोट्स में मिलता है. ये शुगर केन, मेज, सॉर्गम, बाजरा, अवीना, चीनोपोडियम, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके. शुगर केन, मेज, वीट और बार्ले जो है वो C4 प्लांट्स में नहीं आते, वो C3 प्लांट्स में. ये आप ध्यान रखेंगे कि गलती से आप वीट और बार्ले का नाम ले लें, वो C4 प्लांट्स में नहीं आते, C3 प्लांट्स में आते हैं. वेस्कुलर बंडल, मेसोफिल सेल, यहाँ पे C3 साइकिल के लिए दिखाया गया है. वेस्कुलर बंडल्स और ये C3 साइकिल हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड इन जा रहा है C3 साइकिल में. ठीक है, 2 क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स दिखाया है, मेसोफिल सेल दिखाया है. तो यहाँ क्या करें, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है. रुबिस्को एब्सेंट है यहाँ पर. पेपकेस, ग्रेना है, P फर्स्ट और P सेकेंड हो रहे हैं. CO2 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरीके से अंदर जाएगा इसमें. PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों है. ग्रेना है. ठीक है, पेपकेस वर्क करेगा, रुबिस्को नहीं है. क्रैंस की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें रुबिस्को नहीं है, सिर्फ पेपकेस रहेगा. CO2 अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है. क्या कर रहे हैं? C3 साइकिल में जाएंगे. C3 साइकिल में क्या है? एक CO2 रिलीज हो जाएगा, और ग्रैनल PS फर्स्ट साइक्लिक और रुबिस्को यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा. रुबिस्को प्रेजेंट होती है बंडल शीट सेल में. यहाँ बंडल शीट सेल की बात कर रहे हैं ना. ठीक है, ये बंडल शीट सेल का यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा. ऑक्सीजन यहाँ से रुबिस्को लेगा. ठीक है, तो ये आपका क्रैंस एनाटॉमी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं. कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है. जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट मिलेगी. जाइलम फ्लोएम की ऊपर वाले सेल्स है, क्रैंस एनाटॉमी बता रहे हैं. यहाँ पे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पेप कार्बोक्सिलेज की. पेपकेस की बात कर रहे हैं. इसके लिए हमने एक मेसोफिल सेल दिया, एक बंडल शीट सेल लिया है. जो पेपकेस की बार बार बात की जा रही है वो क्या है, वो हम जरा देख लें. C4 एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिया जा रहा है यहाँ पर, और इसको जो है पेपकेस एंजाइम से रिएक्ट करवा के NADPH2 को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है NAD पॉजिटिव में, और C4 एसिड बनाया जा रहा है, जो एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड हो सकता है. और ये ट्रांसफर होगा बंडल शीट सेल में. C4 एसिड, एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड, यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट है बंडल शीट सेल में. क्या होगा, ये एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड जो है CO2 रिलीज करेंगे, जो कि C3 साइकिल में एंटर करेगा, और साथ ही साथ NADPH जो है पॉजिटिव वो रिड्यूस होकर NADPH2 बना लेगा, और C3 एसिड क्या बनेगा? पायरुविक एसिड. C3 एसिड जो है वापस ट्रांसफर हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में. पायरुविक एसिड C3 जो है यहाँ क्या करेगा, एक ATP मॉलिक्यूल यूज करते हुए AMP+2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा, और
PPDK पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की प्रेजेंस में पेप बनाएगा। यहाँ देखिए C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को एक और जरूरत है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिया जा रहा है बाय कार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। हाई टेम्परेचर जो है वो इसके लिए बेस्ट रहता है, PPDK जो पेप बनाता है लास्ट में, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। तो ये क्या है, ये मैंने आपको पेप कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखिए C3 एसिड जो है उसके 6 मॉलिक्यूल्स, C3 एसिड ये 6 मॉलिक्यूल्स PPDK के प्रेजेंस में 12 ATP मॉलिक्यूल्स यूज करते हुए, यहाँ पर तो 1 है और ये एक मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो एक ATP हमारे पास यहाँ है। ठीक है ना, ATP से AMP फॉर्मेशन हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, 12 ATP PPDK 12 ATP 6 पेप मॉलिक्यूल्स जो 3 कार्बन वाले फॉर्म होंगे, तो क्या रिजल्टेंट हमारे पास आएगा 18 ATP प्लस 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव से क्या बनेगा 30 ATP मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं और 12 NADP प्लस H पॉजिटिव बनेंगे। फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 1 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल कौन है, पेप है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन पेप के से हो रही है मीजोफिल में। सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUPP है। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन क्या कौन कर रहा है, रुबिस्को बंडलर शीट में कर रहा है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C4 बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम डिफरेंस देख लें, डिफरेंस क्या क्या है। C3 पाथवे और C4 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड लो और हाई में क्या हो रहा है 50 to 100 ppm नहीं होगा। हैचन स्लैग साइकिल में 8 to 10 ppm पे हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो पे फोटोसिंथेसिस होगा, हाई पे फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। क्रैंस एनाटॉमी है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, नो फोटो रेस्पिरेशन। सनलाइट लो इंटेंसिटी पे पॉसिबल है, हाई इंटेंसिटी पे पॉसिबल नहीं है फोटो रेस्पिरेशन। और यही हम लोग C4 साइकिल में बात करें तो फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन दोनों पॉसिबल हैं। टेम्परेचर लो और हाई दोनों हैं, लो पर वर्क करेगा C3 साइकिल और लो टेम्परेचर लो हाई कोई भी हो C4 पाथवे दोनों में वर्क करने वाला है। नेक्स्ट देखिए फोटो रेस्पिरेशन RUPP प्लस CO2 क्या देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। C3 साइकिल वर्क करेगा, C4 इसमें वर्क नहीं करने वाला है। लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चाहिए, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए। ये हमें पिछले चार्ट से समझ में आ गया होगा। फोटो रेस्पिरेशन में हमें हाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी और लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं, इसमें हमें 3 सेल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट का, पेरोक्सिसोम्स का और माइटोकॉन्ड्रिया का। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हमें 3 तरह के सेल्स चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में क्या है RUPP प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो अगर ऐड हो रहे हैं तो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी में क्या होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा प्लस 3 PGA मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और 3 PGA 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो 1 फॉस्फेट यूज करके 1 फॉस्फेट रिलीज करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोलेट बनाएगा। ठीक है, ये ग्लाइकोलेट जो है ट्रांसफर हो जाएगा पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ट्रांसफर होने के बाद ये क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ऑक्सीजन रिलीज करके ये ग्लाइऑक्सिलेट, ऑक्सीजन का यूज करते हुए ग्लाइऑक्सिलेट बनाएगा प्लस अमोनिया एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमेशा पेरोक्सिसोम में रिलीज होगा। ठीक है, ये आपके इसकी पेरोक्सिसोम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमेशा पेरोक्सिसोम में रिलीज होता है। ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन से मॉलिक्यूल यूज करके ग्लाइऑक्सिलेट बनाएगा प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अमोनिया मॉलिक्यूल का यूज करके ग्लाइऑक्सिलेट क्या बना रहा है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लाइसिन ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होकर क्या करेगा, ये
ये ग्लाइसिन से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा प्लस एक अमोनिया रिलीज हो जाएगा और रिड्यूसिंग पावर यूज करते हुए सीरीन में फॉर्मेशन करेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। सीरीन ट्रांसफर हो जाएगा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम फिर रिड्यूसिंग पावर यूज करके हाइड्रोक्सी पायरुवेट में फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरेट। यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज अप होके जो है पीजीए अगर प्रेजेंट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में तो वो एटीपी मॉलिक्यूल यूज करके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा, ग्लिसरेट में फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लिसरेट यहाँ पर जो है एक एंड प्रोडक्ट बनेगा। आप वापस देख लें कि ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन के बाद ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हो रहा है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में वो ऑक्सीजन यूज अप करके ग्लाइऑक्सिलेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। ग्लाइऑक्सिलेट यूज करेगा अमोनिया को, अमोनिया यूज अप करके वो ग्लाइसिन की फॉर्मेशन कर रहा है। ग्लाइसिन लीव करेगा पेरोक्सिसोम को और एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सीरीन लीव कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को और एंटर कर रहा है पेरोक्सिसोम में। ग्लिसरेट कहाँ फॉर्म हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में फॉर्म हो रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करें फोटोसिंथेसिस को। इंटरनल प्लांट फैक्टर्स कौन कौन से हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। लीव्स की कितनी संख्या है, क्या साइज है उसका, छोटी पत्तियां हैं या बड़ी पत्तियां हैं, एज क्या है पत्तियों की और उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो किस तरीके से व्यवस्थित है अपनी शाखा के साथ। मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है, मेसोफिल सेल्स कैसे हैं उसके, क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन कैसी है, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन उसके आंतरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है वो कैसी है, और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या जो है अमाउंट प्रेजेंट है उसमें। प्लांट फैक्टर्स डिपेंड ऑन द जीन्स, ये जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं उस प्लांट के जीन्स में। एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और उस पौधे की जो वृद्धि है उस पर भी निर्भर कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और वाटर आता है। सूरज की किरणें, तापमान, सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी। आगे देखिए ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905, ये एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा कारकों से प्रभावित होता है। इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, इसका जो कारक है वो किससे प्रभावित होता है, इसका जो रेट है जो इसकी होने की वृद्धि दर है वो किससे प्रभावित हो रही है, जो सबसे नियरेस्ट फैक्टर मिनिमल जो अमाउंट है सबसे कम वाली जो वैल्यू है उससे प्रभावित हो रही है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज, ये एक ऐसा ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, ऐसा कारक है जो अगर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है प्रोसेस को और जिससे कि इसकी क्वांटिटी जो है बदली जा सकती है। एग्जांपल, एक प्लांट है जिसमें ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमल लाइट दी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस हैं, मे नॉट फोटोसिंथेसाइज, वो फिर भी फोटोसिंथेसाइज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इफ द टेम्परेचर इज लो, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो क्या होगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर उसको दिया नहीं जा रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जैसे हम उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर देंगे, उसका वह तापमान देंगे जिस पे वो कार्य कर सकता है, तो वैसे ही उसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लाइट की हम लोग बात करें, लाइट क्वालिटी कैसी है, लाइट इंटेंसिटी कैसी है और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू प्लांट टू लाइट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। लाइट की क्वालिटी कैसी है, लाइट जो है वो प्रकाश जो आ रहा है उसकी अवस्था कैसी है, उसकी तीव्रता कैसी है और कितनी देर के लिए वो प्रकाश आ रहा है जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को वो प्रभावित कर सके। तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट इंटेंसिटीज। जब लो लाइट इंटेंसिटी बहुत कम तीव्रता वाला प्रकाश आएगा तो वहां पर क्या है, आने वाली प्रकाश की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना, दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन है, एक जो है सीधी लाइन बनेगी। जो हमारी ग्राफ की एक लाइन बनती है वो ऐसे सीधी बनेगी। एट हायर लाइट इंटेंसिटीज, जैसे ही प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी, रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, वो लिमिटिंग फैक्टर्स बन जाएंगे।
लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। जो पूरी सनलाइट हमारे अर्थ पर आ रही है उसका सिर्फ 10% ही अगर मिल जाए तो सैचुरेशन रेट पर पहुंच जाएगा। दैट मीन्स वहां पर प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा हो रहा है। Hence, except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. लेकिन फिर भी हम एक अपवाद ले सकते हैं कि जो पौधे छाया में रहते हैं या बहुत घने वन में उगते हैं तो वहां पर जो है लाइट जो है उनका लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उनको छाया में रहने की आदत है। हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स डाउन क्लोरोफिल। जैसे हम प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्लोरोफिल जो है टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी। ये देखिए रेट ऑफ दर है जो है प्रकाश संश्लेषण की। यहाँ पर जो है रोशनी जो है, जो प्रकाश है उसकी तीव्रता बताई जा रही है। तो ए, बी, सी और डी, ठीक है, ई यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित कर रही है। CO2 जो है एक तरह का मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे ज्यादा जो लिमिटिंग फैक्टर की तरह यूज किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा रहा है कि कैसे वो प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर रहा है। CO2 कंसंट्रेशन इज वेरी लो। अगर बहुत कम हो जाती है सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में, जो अभी प्रेजेंट है वो 0.03 से लेकर 0.04% तक है। अगर ये इंक्रीज हो जाती है इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कॉज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। अगर ये थोड़ी सी भी बढ़ जाती है, 0.01% भी बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जल्दी फिक्स किया जा सकता है। बियॉन्ड दिस द लेवल्स कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। लेकिन और अधिक समय तक अगर इसको सांद्रता बढ़ाई जाए तो ज्यादा सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा, नुकसान होगा।